हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो पार्ट है ये 9th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितने भी पॉइंट्स हैं सबको इस क्लास के अंतर्गत समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले चाहे आप किसी भी लेवल से पढ़ाई करें हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, सब डाउट को इस चैप्टर में हम दूर करेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मेन पॉइंट्स जितने भी हैं सबको हम नोट करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में ये हमारे काम दे सके। और आज के क्लास करने के बाद जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकते हो, चाहे क्लास 9th में हो या 10th में हो या 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो। तो माय डियर, आपका फर्स्ट टॉपिक, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। सेकंड टॉपिक जो है आपका, इस सेकंड टॉपिक में दिया है वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, मतलब उसमें होता है आयतन। जब आयतन होता है तो हम उसको पदार्थ कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिस वस्तु में वजन होता है और जिसमें वजन होता है वो धरती पे स्थान घेरता है, और स्थान घेरने के कारण हम उसको पदार्थ कहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु में वजन होगा वो धरती पे स्थान घेरेगा। जैसे आप कुर्सी, टेबल, कॉपी, किताब कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण में। टॉपिक नंबर 3 पे जब हम चर्चा करें तो बता दें, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने बताया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। मतलब हम आपको बता दें, धरती पे चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वो सजीव या निर्जीव 5 गो तत्वों से मिलकर बना होता है और उसी पंच तत्व कहते हैं, मतलब उसी को हम पंच तत्व कहते हैं। आपसे कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पंच तत्व किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कभी ये मत भूलिएगा कि पंच तत्व मतलब 5 गो तत्व, और 5 गो तत्वों में कौन कौन आएगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वायु आता है, मतलब वायु को वायु ना बोलकर आप हवा भी बोल सकते हो। उसके बाद पृथ्वी भी आता है, अग्नि भी आता है, जल भी आता है और आकाश भी आता है। मतलब पंच तत्व किसे कहते हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को हम पंच तत्व कहते हैं, और इन्हीं सभी को मिला देने पर पंच तत्व बन जाता है। मतलब 5 गो तत्व बन जाता है जिसे पंच तत्व आप कहते हैं। कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश नहीं करने वालों सुनो यार ये गलत बात है। आगे जो हम आपको बताए कि पदार्थों के कणों की कुछ विशेषताएं होती है, और उसी विशेषता के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें ताकि आपका प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होते जाए। तो यहाँ पे दिया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये आपस में मिल के बने होते हैं। मतलब धरती पर चाहे कोनो पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, किसी भी प्रकार के पदार्थ होगा, वो कण से मिल के बना होता है, और इसी कण को हम बोलते हैं सूक्ष्म कण। हमेशा याद रखिएगा। और इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये कण हमेशा गतिशील रहते हैं। इन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका VVI इंपोर्टेंट बनता है कि लोहे की अलमारी ठोस क्यों होती है? क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को बहुत आकर्षित किए रहते हैं। यही कारण होता है कि पदार्थ कोई ठोस होता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। जब पदार्थ के कण एक दूसरे को गतिशीलता में रखते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आगे हम आपको ये भी बता देना कि पदार्थों कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा। हमेशा याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा था, डीएलएड के एग्जाम जो हुआ इस साल, ये 2022 में, इसमें भी पूछा था। आगे जो आपको दिया है कि तापमान बढ़ने से इनके कणों के बीच में गति तेज हो जाती है। अर्थात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि पदार्थ के जो कण होते हैं इन कणों में गति होता है, और जब गति तेज हो जाता है तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। मतलब गतिज ऊर्जा कब उत्पन्न होता है? तो पदार्थों के कणों में गति होने के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे हम आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे आइएगा तो दे रहा है कि 2 अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलना विसरण कहलाता है। मतलब 2 अलग अलग गैस भी आपस में मिल जाएगा तो विसरण कहलाएगा। जैसे H2O होगा और O2 होगा, H2O2 आपस में मिलेगा तो H2O बनेगा। तो 2 गैस यानी 2 पदार्थ को आपस में मिलना विसरण कहलाता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित, यहाँ पे दिया गया है अंतः मिश्रित, हमेशा याद रखिएगा। मतलब अपने आप या अपने अंदर मिल जाते हैं, और मिलने की जो क्रिया है ऐसे कणों को हम बोलते हैं
ऐसे कणों को बोलते हैं हम, यानी इनके मिलने का जो प्रक्रिया होता है इसको हम बोलते हैं विसरण। हमेशा याद रखिएगा, विसरण इसको बोलते हैं, विसरण। और ये जो होता है क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच में एक कौची होता है? रिक्त स्थान होता है। आगे जो आपका टॉपिक है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या टॉपिक है कि पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। वो बल क्या है? तो इस बल को बोलते हैं अंतराणुक बल। मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत आकर्षित किए रहते हैं। यहाँ पे अभी आप देखो कि पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत आकर्षित किए रहते हैं। किस बल के कारण? तो किस बल के कारण? अंतराण्विक बल यानी अंतराणुक बल भी हम बोल सकते हैं। इस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत आकर्षित किए रहते हैं। आगे दिया है कि प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। ये बात हमेशा नोट करके रखिए यार, नोट कर लो इस बात को कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना, इस पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत आकर्षित किए रहते हैं। क्यों कर किए रहते हैं? तो इनके बीच में आकर्षण बल होता है और इस आकर्षण बल को अंतराणुक बल के नाम से आप जानते हो। लेकिन अभी आपको यह मिल रहा है कि जो पदार्थ होते हैं इस पदार्थ में आकर्षण बल सब पदार्थ में अलग होता है। मतलब जैसा पदार्थ होगा वैसे उसमें आकर्षण बल होगा। ये हमेशा आप अपने बात में, अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लो, अब भी बैठा लो यार इसको। आगे दिया है कि इन्हीं बलों के कारण पदार्थ में अवस्थाएं बांटी गई है। पदार्थ में अवस्थाएं बांटी गई है, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे जब आगे देखिएगा तो आगे आपको क्या दिया है कि पदार्थ जो होते हैं अवस्था 3 गो हो गया। यहाँ पे देखिए 3 गो अवस्था हो गया। कौन कौन सी? ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। किस बल के कारण? तो अंतराणुक बल के कारण पदार्थ को 3 अवस्थाएं बांटे जाते हैं। ठोस द्रव गैस, हमेशा याद रखिएगा। अब ठोस द्रव गैस क्या है? तो पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती है ना, इन कणों के कारण इनकी विशेषताएं अलग अलग हो जाती है। जब इस पे हम बल लगाते हैं ना तो ये भी टूट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम मान लीजिए पत्थर को ले लिए, पत्थर और लोहा, पत्थर को ले लिए और उस पे हथौड़ा से वार करें, ये बताइए हथौड़ा टूटेगा या पत्थर? पत्थर तो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये ठोस था और इस पे बल लगाने से क्या हो गया? टूट सकता है। लेकिन इसका आकार हमेशा याद रखिएगा कभी बदलता नहीं है। मतलब जो आपका ठोस होता है ये आप वार कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, इसका आकार नहीं बदलता है। आगे जो दिया है, जैसे मान लीजिए हम बात करें कैसे नहीं बदलता है, तो एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, बड़ा सा पत्थर को हम तोड़ रहे हैं तो 2 भाग में टूट जाएगा। आगे जो दे रहा है कि द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है, ये जिस बर्तन में रखिएगा वैसे ही अपना आकार बदल लेता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो ठोस किसे कहते हैं ये बात हमेशा नोट करके रखिए। अभी हम आपको बता रहे हैं ठोस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जिस पदार्थ की आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ की आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। और जस्ट आपके नीचे अगला टॉपिक है कि द्रव। तो द्रव किसे कहते हैं? जिस पदार्थ की आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो। आप यहाँ पे दे दिया है कि इसे आप जिस बर्तन में रखिएगा वैसे ही इसका आकार बदल जाता है। मतलब हम बात करें द्रव की तो द्रव का कोई आकार नहीं होता है। बाल्टी में रखोगे यार तो बाल्टी के जैसे हो जाएगा, मग में रखोगे ना तो मग के जैसे हो जाएगा, यानी जैसे पात्र में रखिएगा वैसे ही इसका आकार बदल जाता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित रहता है। आगे जो हम आपको आगे बता दें कि गैस किसे कहते हैं, तो गैस का परिभाषा आपको नॉर्मल रूप में हम आपको बता दें कि गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित नहीं होता है। जिस पदार्थ की आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित नहीं होता है, जिस पदार्थ की आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित नहीं होता है उसे हम गैस कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। आगे जो दिया है कि आपका द्रव में ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों, मतलब ये जो तीनों होता है एक दूसरे में कभी आपस में मिल जाए तो मिलने की जो प्रक्रिया है किस प्रक्रिया के द्वारा संभव है? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव है। मतलब ठोस द्रव गैस को अगर आपस में कभी मिल भी जाता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा मिलेगा? विसरण के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए अब भी कभी भूलना भी नहीं है इसको। आगे दे रहा है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब ठोस जितना तेजी में नहीं मिल पाएगा उतना तेजी में कौन मिलता है? तो द्रव मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होती है। आगे आपको दिया है कि पदार्थ एवं द्रव, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड्यता काफी अधिक होती है। संपीड्यता के मतलब आपस में बता दिए, संपीड्यता के मतलब होता है कि जिसको हम दबा सकते हैं। ठोस को आप दबा नहीं सकते हो, द्रव को आप दबा नहीं सकते हो, लेकिन गैस को आप दबा सकते हो, चाहे जितना दबाना चाहे उतना दबा सकते हैं। क्योंकि एक 5 लीटर की सिलेंडर वाली टंकी में आप 1 लीटर भी गैस डाल सकते हैं, 2 लीटर भी डाल सकते हो, 3 लीटर भी डाल सकते हो, 4 लीटर और 5 लीटर भी गैस डाल सकते हो। मतलब उसमें संपीड्यता की गुण होता है, इसको दबाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा। आगे जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको दिया है कि तापमान एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। मतलब तापमान को आप चेंज कर दीजिए या पदार्थ में जो दाब है, प्रेशर है, उस प्रेशर को परिवर्तित कर मतलब बदल दीजिए, और बदल देने के कारण पदार्थ स्वयं खुद अपने आप ही अपनी अवस्था को बदल देता है। जैसे हम बात करें कि पानी को ले ले और पानी को लिया कि टेम्परेचर पे रख दे, मतलब अधिक उसका तापमान बढ़ाने लगे, जब खूब ज्यादा बढ़ने लगेगा, खूब
और ज्यादा जब बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही मेरे प्यारे साथियों किस रूप में बन जाएगा, वाष्प बन के हवा में उड़ने लगेगा। देखिए खुद अपनी अवस्था चेंज कर लिया। आगे जो आपका टॉपिक है कि जिस तापमान पे कोई पदार्थ पिघलकर द्रव में बनता है, मतलब जिस तापमान पे कोई पदार्थ पिघलकर द्रव में बनता है और वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पे जब बर्फ ले लिए, बर्फ जो आप लोग खाते हैं उस बर्फ को ले लीजिए और उस बर्फ को लेकर कोई ऐसी तापमान पर रख दिए, मतलब उसको हीट करने लगे और हीट करने के कारण मतलब जिस तापमान पे आप रखिएगा उस तापमान पे क्या करने लगा, हीट होने लगा और हीट होने के कारण द्रव में बदल गया। मतलब जैसे बर्फ है ना, वो बर्फ को ले जाके अगर सूर्य भगवान के यानी प्रकाश में रख दीजिए और प्रकाश में रखने के कारण क्या करेगा, वो धीरे 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 द्रव में परिवर्तित हुआ। तो जिस तापमान पे द्रव में बदला उसी तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। यानी जिस तापमान पे कोई ठोस द्रव में बदलता है उस तापमान को हम उसका गलनांक बोलते हैं। आगे दिया है कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। मतलब आपको हम बता दें कि बर्फ जो होता है, बर्फ को रखे हैं ठोस में है और द्रव में जैसे बदल जाएगा तो बदलने का जो प्रक्रिया है, परिवर्तन हो रहा है, उसको संगलन कहते हैं। काची कहते हैं? संगलन। हमेशा अपने दिमागवा में एक बैठा के रखिए कि संगलन किसे कहते हैं। तो बर्फ के पिघलना, बर्फ को पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना संगलन कहलाता है। याद रखिए, कभी भूलना नहीं है इसको। आगे दिया है आपका टॉपिक